नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे, किसके ऊपर चर्चा कर रहे थे? तो चर्चा कर रहे थे हम साइकोलॉजी के ऊपर। तो आज का पहला प्रश्न अपना रहने वाला है। वो प्रश्न क्या रहेगा कि देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट करता है? चार विकल्प दे रखे हैं। यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का एक विज्ञान है, वह व्यक्ति के अनुभवों का विज्ञान है, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, ये शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। तो बताइए विद्यार्थी, ये तो सारे विकल्प लगभग सारे सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे अधिक सही ढंग से प्रकट कौन सा कर रहा है? तो मनोविज्ञान आधार प्रदान करता है विद्यार्थियों। ये राइट आंसर जाएगा ए, नहीं सॉरी डी। क्या राइट आंसर चला जाएगा इसका? डी राइट आंसर चल जाएगा। 4 नंबर पहले का राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार कथन दे रखे हैं, चार विकल्प दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको छांटना है विद्यार्थियों। तो देखिए, पहला कथन ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकताओं को स्पष्ट करता है। दूसरा दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान अपनी अध्ययन की विधियों में एक विज्ञान है। तीसरा दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। चौथा दे रखा है शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है। तो बताओ विद्यार्थी, कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? इसका राइट आंसर भी क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। ये नहीं है, भौतिक शास्त्र और गणित की तरह एक शुद्ध विज्ञान है, ये गलत है। अगला प्रश्न क्या है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण विधि में सुधार करना। बी ऑप्शन दे रखा है बालक का सर्वांगीण विकास करना। सी में दे रखा है बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना। और डी में दे रखा है शिक्षण सामग्री में सुधार करना। तो चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बालक का सर्वांगीण विकास करना, ये इसके अंतर्गत चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इसको देखिएगा विद्यार्थियों। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा नहीं है। अनुप्रयुक्त विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या आदर्श मूलक विज्ञान? तो ये आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है विद्यार्थियों। बाकी ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। देखिए, ये अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी कि जो अप्लाइड साइंस कह सकते हैं हम इसको। व्यवहारिक बिहेवियरिज्म नहीं, बिहेवियरल साइंस बोल सकते हैं। सामाजिक सोशल साइंस बोल सकते हैं। और आदर्श मूलक विज्ञान यानी कि नॉर्मेटिव साइंस ये नहीं है। ठीक है, ये इसके अनुसार ये राइट आंसर चला गया। क्योंकि मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है ना, उसको हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक तो मौलिक, जिसे मूलभूत या सैद्धांतिक मनोविज्ञान कहते हैं। दूसरा व्यवहारिक, जिसे अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान भी कहते हैं। मौलिक या मूलभूत सैद्धांतिक में कौन कौन से आ जाते हैं विद्यार्थियों? इनको हम जान लेते हैं। इसमें आता है सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, सामाजिक, प्रयोगात्मक, विकासात्मक, पशु मनोविज्ञान, विभेदक और गतिशीलता, तुलनात्मक, ये सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। व्यवहारिक में कौन से आते हैं? नैदानिक एवं चिकित्सा मनोविज्ञान आता है, औद्योगिक मनोविज्ञान आता है, बाल मनोविज्ञान, विद्यालय मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, परा शिक्षा, किशोर, खेल से रिलेटेड जो भी मनोविज्ञान होते हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो व्यवहार और मौलिक दोनों अलग अलग है, इनको ढंग से देख लेना आप। अगला जो प्रश्न है विद्यार्थियों, इसको भी ढंग से देखिएगा कि मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? मतलब अनुप्रयुक्त कौन सा है? असामान्य मनोविज्ञान है, या फिर इसमें दे रखा है विद्यार्थियों प्रयोगात्मक, तुलनात्मक या शिक्षा मनोविज्ञान? बताओ विद्यार्थियों, कौन सा इनमें से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? तो इसमें है शिक्षा मनोविज्ञान। राइट आंसर क्या जाएगा आपका? डी चला जाएगा। सातवां प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, आर्थिक मनोविज्ञान या पशु मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान, कौन सा नहीं आता है? तो विद्यार्थी इसमें आर्थिक मनोविज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। ये नहीं आता है, बाकी ये आता है, ये आता है, ये आता है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है।
व्यक्तिगत समानताएं, मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का निर्माण और अधिगम। बताओ कौन सा नहीं है विद्यार्थियों इसमें? तो व्यक्तिगत समानताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं तो होती है, लेकिन व्यक्तिगत समानताएं इसके अंतर्गत नहीं आता विद्यार्थियों। तो इसको देख लीजिए आप। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान के जो सामान्य क्षेत्र है वो कौन सा है? वंशानुक्रम एंड वातावरण, विकास, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसमें व्यक्तित्व समानताएं इस क्षेत्र में शामिल नहीं है। अधिगम प्रक्रिया है, पाठ्यचर्या निर्माण है, विकास है, विशिष्ट बालक है, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और निदर्शन एवं परामर्श, मापन एवं मूल्यांकन आ जाता है। समूह गतिशीलता, अनुसंधान, अनुशासन संबंधी शिक्षा समस्याओं का अध्ययन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य क्षेत्र है। अगर बात करें विद्यार्थियों हम इसकी, तो लिंडगेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में कितने क्षेत्र आते हैं? 5 आते हैं। अधिगमकर्ता, जिसे हम शिक्षार्थी भी कह सकते हैं। दूसरा, सीखने की जो प्रक्रिया है वो इसके अंतर्गत आता है। और तीसरा, सीखने की परिस्थितियां। चौथा, मापन है, मूल्यांकन। पांचवा, निर्देशन है, मानसिक स्वास्थ्य आ जाता है। और गेरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्रों की बात करें तो कितने क्षेत्र है? 4। कितने हैं? 4 है। 4 कौन कौन से? बालक का विकास, इसमें विकास के अंतर्गत विकास की प्रक्रिया, बुद्धि की प्रकृति, भाषा, चिंतन आ जाता है। दूसरा, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया है। तीसरा, विद्यार्थियों के विकास का मूल्यांकन है। और चौथा, बालक का निर्देशन है। तो व्यक्तित्व संबंधी समायोजनात्मक समस्याएं तथा शिक्षक शिक्षार्थी संबंधी सब इसके अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, बहुत शानदार तरीके का प्रश्न है और बहुत लेवल का प्रश्न कह सकते हैं हम इसको। निम्न में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में आता है। एक तो शिक्षार्थी दे रखे, पहले 4 कथन दे रखे हैं। शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, सीखने की परिस्थिति और निर्देशन तथा मानसिक स्वास्थ्य, ये 4 कथन दे रखे हैं। नीचे 4 विकल्प दे रखे हैं कि पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा चौथा सही है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी चला जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि चारों कथन जो दे रखे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है क्योंकि। 4 विकल्प ढंग से पढ़ो। उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। और वह कक्षा कक्ष में शिक्षण करते समय अधिगमकर्ता के बीच व्यक्ति भिन्नता का कोई विचार नहीं करता है। शिक्षण व्यवसाय में मानवीय विकास के नियमों का कोई कार्य स्थान नहीं है। उसके शिक्षण व्यवसाय अधिगम प्रक्रिया में कोई संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा इसका? 10वें का राइट आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा? ए जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, अगला क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। उपयुक्त का मतलब होता है ठीक। ठीक पद कौन सा है? निश्चयात्मक, संभावनात्मक, पूर्व नियतता और विकासशीलता। तो कौन सा राइट आंसर जाएगा विद्यार्थियों? पहला, दूसरा, तीसरा तो नहीं हो सकता, विकासशीलता राइट आंसर जाएगा। तो 11वें का जो राइट आंसर है वो क्या है विद्यार्थियों? पहला, एक मिनट, क्या है? विकासशीलता। अगला प्रश्न को देखिएगा 12वें नंबर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को कौन सा कथन है वो सही तरीके से प्रदर्शित करते हैं? 3 कथन दे रखे हैं, धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। और फिर नीचे इनके विकल्प दे रखे हैं। उपयुक्त कोड के प्रयोग करते हुए सभी उत्तर छाटिए। पहला और दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, या केवल तीसरा सही है? तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर जाएगा सी। 12वें का जो राइट आंसर है वो क्या है? सी है विद्यार्थियों। क्या है? सी। अगला प्रश्न देखिए, परिशिक्षणार्थियों हेतु शिक्षा मनोविज्ञान का आधारभूत कार्य क्या है? कक्षा शिक्षण की युक्ति सिखाना, शिक्षण के विभिन्न पक्षों के प्रति अंतर्दृष्टि पैदा करना, या छात्रों की समस्याओं, व्यवहार एवं अव्यक्तता अव्यक्तता के प्रति अंतर्सूझ विकसित करना, या शिक्षण प्रक्रिया के मूल्यांकन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करना। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? 13वें का सी राइट आंसर होगा विद्यार्थियों। इसका क्या होगा? सी राइट आंसर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है, आपको ये छांटना है इसमें। तो विद्यार्थी, शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य कौन सा नहीं है? अधिगमकर्ता को जानना, विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना, और सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना,
असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। बताओ कौन सा इसमें राइट आंसर जाएगा? असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना। 14वें का राइट आंसर विद्यार्थियों डी। क्या है? डी है। अगला प्रश्न को देखिएगा, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षार्थी को जानने में सहायक, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, या शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। किस में कौन सा कथन सही है? पहला, तीसरा, चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी चला जाएगा। 15वें का राइट आंसर है विद्यार्थियों डी। क्या है? डी है। अगला प्रश्न को देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, अधिगम की प्रकृति को समझने में, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में, या सभी विकल्प सही है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी चला जाएगा, क्योंकि जितने भी विकल्प दे रखे हैं विकासात्मक विशेषताओं को समझने में बिल्कुल मनोविज्ञान का महत्व है, अधिगम की प्रकृति को समझने में भी शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में भी इसका महत्व है। अगर यहाँ समानताएं आती तो उसमें नहीं होता, लेकिन विभिन्नताएं दे रखी तो है, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 17वां, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे? अधिगमकर्ता से है, या अधिगम प्रक्रिया से है, या अधिगम सह स्थितियों से है, या दिए गए सभी विकल्प से है? तो इससे भी है, इससे भी है, इससे भी है। तो राइट आंसर क्या जाएगा अपना? डी चला जाएगा। 17वें का राइट आंसर विद्यार्थियों डी। क्या है? डी है। अगला प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, इसलिए क्योंकि शिक्षा बालक के में परिवर्तन लाना चाहती है। बालक के किस में परिवर्तन लाना चाहती है? चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में, व्यवहार में? तो बताइए विद्यार्थियों, व्यवहार में। ये जो खाली स्थान दे रखा है इसकी जगह पर आएगा व्यवहार। क्या आएगा? व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है, तो राइट आंसर चला जाएगा ए। हालांकि हमने जब मनोविज्ञान का विकास क्रम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले दर्शन शास्त्र से जब साइकोलॉजी अलग विषय बना तो इसे स्टार्टिंग में हमने जो इसकी जो यात्रा का क्रम है उसमें सबसे पहले इसे आत्मा का विज्ञान कहा गया। क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान कहा गया। उसके बाद में विद्यार्थियों इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया इसको, और फिर व्यवहार का विज्ञान कहा गया, और वर्तमान में कौन सा विज्ञान कहा जाता है इसको? व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। आगे देखिएगा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। कैसा बना दिया है? पाठ्यचर्या केंद्रित, या शिक्षक केंद्रित, या बाल केंद्रित, या विषय केंद्रित? प्राचीन जो शिक्षा थी विद्यार्थियों वो शिक्षक केंद्रित थी, लेकिन अभी वर्तमान की कैसी है? बाल केंद्रित है। तो इसमें अहम रोल किसका है? साइकोलॉजी का ही है, मनोविज्ञान का है। तो राइट आंसर क्या जाएगा इसका? डी चला जाएगा, सॉरी सी चला जाएगा विद्यार्थी। क्या जाएगा? सी चला जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, आज का अंतिम प्रश्न क्या है विद्यार्थियों इसको, कि एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपादेयता है? पहला विकल्प है स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, दूसरा बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी के लिए, तीसरा पहला और दूसरा सही दोनों कथन है। डी में दे रखा है पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है। तो विद्यार्थियों पहला कथन भी राइट है, दूसरा कथन भी राइट है, तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा? सी चला जाएगा। और इसी के साथ जो साइकोलॉजी की जो प्रैक्टिस सेट या आज की प्रश्नोत्तरी थी क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू मित्र।